अगस्त जो है 45 दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं पाकिस्तान में और ज्यादातर टीटीपी ने किए हैं। और ये गुज़श्ता 5 सालों में ये पहला इतना बड़ा फिगर है कि एक महीने में इतने ज्यादा अटैक्स हुए हैं। तो क्या इसका लिंक है विद अफगान तालिबान कमिंग टू पावर इन काबुल? हम बैठ के मुंह देख रहे हैं अंकल का, सैम का या किसी का के फरमाते हैं नेटो फोर्सेस को मुल्क में बसाना कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। वजीर आजम कौम को बताएं एब्सोल्युटली नॉट से, यानी बिल्कुल ना से मुकम्मल हाँ। पाकिस्तान इस वक्त शदीद खतरात का शिकार है। बहुत बुरी तरह पाकिस्तान गिर चुका है। कोई पॉलिसी पाकिस्तान की नजर नहीं आ रही है। एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान को मार रहा है, दूसरी तरफ अब ये जो ग्रुप्स हैं जहां पर जो है वो इस वक्त खाना जंगी हो रही है, अगर वो पलटकर पाकिस्तान की तरफ आए। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई टीटीपी की तरफ से पाकिस्तान के अंदर जो हमले हैं उनकी संख्या बहुत बढ़ोतरी हो चुकी है। अब ये काउंट करने की या फिर ये उस टाइप की सिचुएशन डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है कि अभी कितने हमले हुए, इस महीने में कितने हमले हुए, क्योंकि ये जो है ना हर महीने अब बढ़ने वाला है। अब तालिबानों को क्या चाहिए था? एक भाई वहाँ की गवर्नमेंट या फिर अमेरिका से आज़ादी चाहिए थी। वो सब कुछ मिल गया तो उसके बाद आखिरकार उनके पास अब कुछ बचा नहीं है। और अभी पाकिस्तान से उन्होंने मदद ली। उनको पता था कि एक बार जब हम आज़ाद हो जाएंगे, हमारे सिचुएशन हमारे कंट्रोल में आ जाएगी, उसके बाद तो पाकिस्तानियों की मार सकते हैं। अब हो भी ये रहा है। ना ही अफगान या फिर तालिबान जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर को मानते हैं, ना ही वो टीटीपी का अपोज करते हैं। टीटीपी जब चाहे तब पाकिस्तान की बजा के चली जाती है, फिर अफगानिस्तान भाग जाते हैं। अब अफगानिस्तान भाग जाने के बाद इनके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है कि वो पीछे जाकर उनका कोई मतलब मुकाबला कर सके। और इवन पाकिस्तान के अंदर भी अफगानिस्तान या फिर तालिबान के सिंपथाइजर कई सारे भरे पड़े हैं। कहने का मतलब ये है कि अब जो है ना वो रोज़ाना बजने वाली है पाकिस्तान की। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। आदादो शुमार देखें, अगस्त जो है 45 दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं पाकिस्तान में और ज्यादातर टीटीपी ने किए हैं। और ये गुज़श्ता 5 सालों में ये पहला इतना बड़ा फिगर है कि एक महीने में इतने ज्यादा अटैक्स हुए हैं। तो क्या इसका लिंक है विद अफगान तालिबान कमिंग टू पावर इन काबुल? अगर ऐसा है तो आइंदा आने वाले महीनों में क्या हमारे लिए खदशात बढ़ सकते हैं, चैलेंजेस सिक्योरिटी के? इसका लिंक है। तो जो लड़ाना चाह रहे थे पाकिस्तान को और तालिबान को, उन्होंने ये किया कि जो पहले 2 हफ्ते थे अगस्त के, उसमें जितनी उनके पास ताकत थी, जो वो कर सकते थे उन्होंने किया। इनके आने के बाद तो 2 ही दफा हुआ है, उससे पहले ज्यादा हुए हैं। ये जो आप नंबर गिनवा रहे हैं, क्या जो अफगान तालिबान है जब उनकी रिट एस्टेब्लिश हो जाएगी, जब वो गवर्नमेंट बन जाएगी, तो आपके ख्याल में वो टीटीपी के खिलाफ एक्शन लेंगे? जो मतलूबा अफराद हैं या हमारे हवाले करेंगे या उनको एलिमिनेट करेंगे? क्या आपको ना वो आपके हवाले करेंगे, ना वो कोई एक्शन लेंगे। पीछे से जब रॉ भी पीछे से हट जाए और सीआई भी पीछे से हट जाए तो आप देखें सीन कितना चेंज हो जाएगा। तो ये लोग एक बयानिया फैला रहे हैं कि जी इनके आने के बावजूद ये हो गया, हमें इस बयानी से बचना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ये परसेप्शन मैनेजमेंट की गेम कौन खेलता है, ये अमेरिका खेलता है, हिंदुस्तान खेलता है। लेकिन आप देखें, हम बैठ के मुंह देख रहे हैं अंकल का, सैम का या किसी का कि हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं, और करने वाले जो ना काम करने के लिए पहुंच भी गए होंगे। तो बात ये भाई, इसमें जरा मुल्क की पॉलिटिकल विल भी चाहिए होती है, वरना पाकिस्तान उनकी ट्रेनिंग भी कर सकता है। उनकी जितना इक्विपमेंट खराब है उसमें से आपस में, इसको हम कैनिबलाइजेशन कहते हैं कि एक ही चीजें दूसरे में डाल के उनको ठीक भी करके दे सकता है, सब कुछ करके दे सकता है। लेकिन जिस तरीके से, जिस स्लगिश तरीके से, जिस सुस्ती का मुजाहरा पाकिस्तान कर रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि हम ये चीजें कर पाएंगे। ये चीजें कोई और ही लोग करेंगे। अमेरिकी फौज को पनाह देने की तुम्हारी औकात है? तुम्हारी मुल्क की सरहदों को पामाल करके वो आते हैं, मल कांसी को यहां से उठा के ले जाते हैं अमेरिकी कमांडोज। उस वक्त के सदर पाकिस्तान डीजी डेरा गाजी खान, डीजी खान में उतरते हैं उस वक्त के सदर के गांव में अमेरिकी मरीन्स, और एमएल कांसी को उठा करके ले जाते हैं। कोई उनका कुछ नहीं उगाड़ सका। एबटावर ऑपरेशन जब हुआ, अमेरिकी मरीन्स आए, उसामा बिन लादेन को उनके तौर पे लिटाया, उसकी बाकियात भी उठा के ले गए। हम सब अल्लाह का शुक्र है ऑटो पे लगे हुए थे। हम पनाह देंगे? आज एक छोटे से अफसर के ऊपर एब्सोल्युटली यस भी हो गया है, और यस इस तरीके से हुआ है कि उन्होंने कोई अड्डा मांगा भी नहीं था तो आपने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। यहां तो पूरा इस्लामाबाद और कराची और पूरा पाकिस्तान आपने इनको दे दिया। कहां गई आपकी वो टीम जो आपके इस स्टेटमेंट को एब्सोल्युटली लॉट को, दुनिया को दिखा रही थी कि जनाब हमारा वजीर आजम तो बहुत बहादुर है, अमेरिका की आंख में आंख डाल के बात कर रहा है। तो ये क्या हो गया?
ये क्या हो गया है कि इंडिया ने स्ट्रेटेजिक पार्टनर होने के बावजूद उनका साथ नहीं दे रहा, यूएई उनको नहीं ठहरा रहा, कतर उनको नहीं ठहरा रहा, पाकिस्तान जो अब स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी नहीं है और उनका वजीर आजम एब्सोल्युटली नॉट कहता है अमेरिका को, लेकिन सारे के सारे फौजी यहां बैठे हुए हैं और कितने दिन बैठेंगे कुछ नहीं पता। पाकिस्तान इस वक्त शदीद खतरात का शिकार है, बहुत बुरी तरह पाकिस्तान गिर चुका है, कोई पॉलिसी पाकिस्तान की नजर नहीं आ रही है। एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान को मार रहा है, दूसरी तरफ अब ये जो ग्रुप्स हैं जहां पर जो है वो इस वक्त खाना जंगी हो रही है, अगर वो पलटकर पाकिस्तान की तरफ आए, क्यों नहीं ईरान ने इजाजत दे दिया? कोई मुल्क इजाजत नहीं दे रहा है। इंडिया तो इनका एलाई भी है और स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है, तो ये सारे ट्रुप्स इंडिया जा सकते थे, क्यों इंडिया ने इजाजत नहीं दी? हालांकि वो उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है और उनका एलाई भी है। KPK में टांग में TTP के दहशतगर्दों ने जो है वो उनसे फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें एक कैप्टन जो है, कैप्टन सिकंदर जो है वो शहीद हो गए। तो सोचने की बात यह है कि अमेरिका अफगानिस्तान से चला गया, भारत के 66 अड्डे और ट्रेनिंग सेंटर्स जो है ना वो हमने तबाह कर दिए, तालिबान की हुकूमत आ गई पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तानी कौम को कब रिलीफ मिलेगा? वो यहाँ से कब तक लाशें उठाते रहेंगे? इस खबर के दो एस्पेक्ट हैं। एक तो वो है जो आपने कहा, ये तो जब तक TTP ख़त्म नहीं होता, देखें TTP अभी तक कुछ ना कुछ उसके स्लीपर ग्रुप्स तो पाकिस्तान में है ना, और बाकी वो अफ़गानिस्तान के ख़त्म हुए तो ये तो अभी कायम रहेंगे, इनको प्रॉपर फिश आउट करना पड़ेगा और उसमें एक टाइम लगता है, एक बजट लगता है, एक रिजॉल्व लगती है हुकूमत की और रियासत की। और दूसरी जो इसमें बड़ी खबर है कि जो एक कैप्टन की शहादत है। अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ कोई बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक रही है, और आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के लिए आने वाला टाइम कैसा होगा? अफीफा वो बस फोन कॉल का वेट करते करते मेरे ख्याल सो गए हैं। मैंने कहा था ना 11 सितंबर के बाद आवाज़ नहीं आएगी। जी बिल्कुल, याद आपने कहा था। अभी उनको देखिए, आप अमेरिका के सेनेटर्स के खिलाफ मुईद यूसुफ की नहीं बोल रहे हो, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है कि अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लग तो उन्हीं के रहे हैं, लागू नहीं के रहे हैं। उन्होंने वहाँ पे दिसंबर में दोबारा ज्वाइन करना है जाके, तो पाकिस्तान का बेड़ा कर करा के उनकी उल्टी सीधी मान के मुईद यूसुफ दोबारा अपनी पुरानी नौकरी पे चले जाएंगे, और शाह महमूद भी चुप बैठे हैं, वो भी अपना दौरे तो करके आए हैं, लेकिन आपके पास कोई लॉबिंग फर्म ही नहीं है जो वाशिंगटन में आपके लिए लॉबिंग करे। इंडियंस दबादब कर रहे हैं उधर, इजरायली दबादब कर रहे हैं, और आप यहाँ बैठ के उर्दू अखबार में बयान दे रहे हैं। फोटोशॉप तस्वीरें बना के वायरल कर रहे हैं कि पता नहीं वहाँ कौन से वो मार के आए हैं। देखें, मार के मारे होते तो ये 26 सेनेटर आपकी ना बजा रहे होते, ऐसे ही। एक या दो नहीं है, 26 है, जिसमें डेमोक्रेट भी हैं, जिसमें रिपब्लिकन भी हैं, जिसमें इंडिपेंडेंट्स भी हैं। तो खुदा के लिए पाकिस्तान अब बहुत मुश्किल मरहले में आ गया, और अगर हमने बहुत जल्द इसके ऊपर हमने लॉबिंग ना की तो दिसंबर तक यहाँ पे फिर बस अल्लाह रहम करे, मेरे मुंह ना खुलवाए। अफगानिस्तान के मामले में आप देख लीजिए कि जब सलामती कौंसल्स का इजलास होता है तो भारत उसकी सदारत करता है, पाकिस्तान को तो एंट्री नहीं मिल रही है। पाकिस्तान इस वक्त तन्हाई का शिकार है। देखें, मुझे अफसोस होता है एज ए पाकिस्तानी, मैं किसी वजीर आजम, और वो भी एक ऐसे मुल्क के वजीर आजम की तारीफ करूं जो हमसे दुश्मनी रखता है, जो हमारे पाकिस्तान से दुश्मनी रखता है, जो हमारे पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करता है, लेकिन हकाइक तो छुपाए नहीं जा सकते। आप देख लें इस वक्त अमेरिका में क्या हो रहा है, किस तरीके से उनके लोगों ने मुलाकात की, किस तरीके से उन्होंने भरपूर तरीके से आपके न सिर्फ अमेरिकन हुकूमत को, वहां के सेनेटर्स को, वहां के अहम तरीन कमेटी के चेयरमैन को, बल्कि जो दूसरे ममालिक के लोगों को, उन तक को अप्रोच की, और एक बड़े सॉलिड प्लानिंग एंड पॉलिसी जो खारजा है उसके तहत वो कामयाब हो रहे हैं। आपने क्या किया? आपने यहाँ बैठ के एक वर्चुअल खिताब कर दिया, और उसमें भी आपने जो है वो फेक न्यूज के ऊपर बात कर दी। देखें कहां है, आपने भेज दिया वजीर खारजा को, कहां नजर आए, किन चीजों में, किन से मिले, कहां पॉलिसी कोई इंप्लीमेंट हुई? आपने एक वजीर को भेजा जिसने तमाशा बना दिया अमेरिका में जाके। जो कुछ भी हुआ है मैं इस पे बात नहीं करना चाहता। जो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो उनको मेंशन किया गया है, वो इस बात का इजहार कर रही हैं कि ये बिल जो है इसके नतीजे में पाकिस्तान के लिए मुश्किलात में इजाफ़ा हो सकता है। खाली इजाफ़ा हो नहीं सकता, बल्कि सूरत हाल जो है वो मुश्किल हो सकती है। और ये बिल जो है बुनियादी तौर पे पाकिस्तान और तालिबान को एक ही आंख से
अमेरिका देखने की कोशिश कर रहा है। और जाहिर है जो क्वाड हुआ है वो भी इसी तनाजुर में है, और अब चीन जो है उसको भी इस सूरत हाल में जोड़ा जा रहा है, और भारत जो है उसको एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर के ऊपर उजागर करने के लिए उसकी क्या क्या किस किस जगह के ऊपर ज़रूरत है उसको भी पूरा करने की बात की गई है। जो मैं अर्ज करना चाहूंगा कि एक डायलॉग शुरू हो चुका है यहाँ पे वाशिंगटन डीसी में। ये बिल अक्कासी है कि इंडियन कितने स्ट्रांग हैं और अमेरिकन को क्या रिजर्वेशंस हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि आने वाले हालात जो मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा प्रेडिक्ट करने के हवाले से, कि अगर चाइना वहां पे वैक्यूम फिल नहीं करता और अमेरिकन इंटरेस्ट वहां पे आगे चलता है, तालिबान कुछ चीजें मानते हैं, तो फिर इतना इस बिल की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर चाइना वहां आता है, अमेरिकन वहां रिजर्वेशंस होती हैं, तो ये बिल जो है एक फाउंडेशन बनेगा आगे आने वाले हालात के लिए। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान अमेरिका रिलेशनशिप इन द रीजन, ये उनको डिफाइन कर रहा है। ये ओरिजिनली दिस इज अ फाउंडेशन। इसमें मैं दो चीजें मेंशन करना चाहूंगा बिल में जो मेरे लिए सबसे ज्यादा कंसर्न है। एक तो ये है कि उन्होंने 2001 से 2021 तक का रैकेट 180 डेज में रिपोर्ट, एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, उसके बारे में पूछा गया है। और दूसरा इसके एंड के ऊपर जो लिखा गया है कि भारत को मायशी और दफाई लिहाज से वहां पे स्ट्रॉन्ग किया जाए तालिबान और चाइना के खिलाफ। तो मेरे लिए एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन दिस इज अ ह्यूज कंसर्न। जो बातें लिखी गई हैं वो बड़ी वो है जो तारड़ साहब बात कर रहे हैं चीन के हवाले से। इसके अंदर जो चाइना का अफगानिस्तान के अंदर मादनियात की सूरत हाल है उसके ऊपर भी बात जो है वो की गई है। जो नरेंद्र मोदी है और जयशंकर जो हैं, उन्होंने जिस तरह की जान डाली है इंडिया यूएई ताल्लुकात के अंदर, इसके लिए पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम पैदा हो गई है। लेकिन हमारा में एक मंदिर तो बन गया, एक बड़ा मंदिर बन रहा है और सिविल इजाज़त दिए गए मोदी साहब को। ओ भाई, खुदा का कोई खौफ करो, क्या मुसलमानों के साथ वहां हो रहा है। यूएई ने कहा जी कि हम तो जम्मू एंड कश्मीर में इन्वेस्ट करेंगे। मजाल है को पाकिस्तान से किसी ने बात है कि इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दौरा किया कतर पिछले बरस, नहीं कतर का नहीं, दुबई का भी किया, सऊदी अरब का भी किया। आप कहते हैं इंडिया यूएई की जो मिलिट्री लेवल की पार्टनरशिप है वो भी बड़ी जबरदस्त है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब से 2014 में जो अपना कार्यकाल संभाला था उसके बाद तुरंत ऐसा हुआ है कि उन्होंने अरब कंट्रीज़ के साथ रिलेशन बहुत ही अलग लेवल के सुधारने शुरू किए थे, खास करके सऊदी अरेबिया और यूएई, और उसमें भी अगर आप दोनों कंट्री में कंपेयर करो तो यूएई में। और उसके बाद ऐसी न्यूज़ आई है यूएई की तरफ से कि हम कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। ज़रा सोचिए, क्या कोई मुस्लिम कंट्री ऐसा सोच सकता है कि पाकिस्तान का प्रेशर वो ना झेले और वो बात करे कि मैं जो है ना इन्वेस्टमेंट करूँगा यूएई के अंदर? क्या कभी ऐसा हो सकता है? ये हमारे विदेश जो विभाग है या फिर कहो कि हमारी जो पॉलिसी है उसका ही एक जादू है कि ये सारी चीज़ें हो रही है, और वही चीज़ जो है वो पाकिस्तान को पसंद नहीं आती। और यहाँ पर यही बात हो रही है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने जो एक नॉर्मल रिलेशन थे अरब कंट्रीज़ और इंडिया के, उसमें इतना बड़ा प्रोग्रेस की है, उतनी बड़ी प्रोग्रेस की है कि आज वो सारे कंट्रीज़ खुल कर कह रहे हैं कि हमारा जो आने वाले दिनों में इन्वेस्टमेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में होगा। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और मजे की बात यह है कि फॉर लॉन्ग पाकिस्तान ने अपनी एक मोनोपोली रखने की कोशिश की मुस्लिम वर्ल्ड में। उस मोनोपोली को समवेयर इट सीम्स कि इंडिया ने तोड़ने की कोशिश की और बहुत हद तक वो कामयाब हुआ। इससे पहले वो 2015 में बेसिकली गए थे। अच्छा, मजे की बात देखें, 2015 में जब नरेंद्र मोदी यूएई गए, उससे पहले तकरीबन 30 साल तक कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो यूएई नहीं गया। इंदिरा गांधी 1981 में गई थी। अब आप इमेजिन कर लें कि ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है। और अभी आप देखें कि अभी क्वाड 2 की बातें हो रही हैं जिसमें इस्राइल, यूएई, अमेरिका एंड इंडिया की बात हो रही है। और जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर हैं वो कहते हैं कि जो यूएई है वो हमारी एक्सटेंडेड नेबरहुड है, एक्सटेंडेड। Pakistan has historically always tried to use Middle Eastern and particularly Muslim countries for Kashmir issue, और मुसलमान ममालिक जो है वो कश्मीर इशू के ऊपर
इंडिया के करीब नहीं जाते थे। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क था। ये ना पाकिस्तान और अरबों के ताल्लुकात हमेशा बहुत अच्छे रहे, फिर कुछ वाक़यात हुए, पाकिस्तान जो है वो कमज़ोर होता गया और अब वो यहाँ तक चले गए कि इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दौरा किया कतर पिछले बरस। नहीं, कतर का नहीं, दुबई का भी किया, सऊदी अरब का भी किया, अमारात का भी किया, उसका भी किया और मंदिर बनाया गया वहां। उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल मुबारक याद आता है कि उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक अरब में बुत परस्ती ना हो, और वो सऊदी अरब में तो नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है, वहाँ तो बहुत मज़ामत होगी। लेकिन अमारात में एक मंदिर तो बन गया, एक बड़ा मंदिर बन रहा है और सिविल इजाज़ात दिए गए मोदी साहब को। ओ भाई, खुदा का कोई खौफ करो, क्या मुसलमानों के साथ वहां हो रहा है। यहाँ फिर यह कि कश्मीर पे बड़ा बोलते थे तो लिहाजा वो बात नहीं होती थी, तो उससे जब तक पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस रहा वो तब तक तो चीजें ठीक रही। इंडिया भी उस वक्त ग्रो नहीं कर रहा था, चीजें उतनी फास्ट नहीं थी, इंडिया की इकोनॉमी भी उस तरह नहीं थी, पॉपुलेशन को भी नहीं लिया जा रहा था, सप्लाई चेन भी नहीं था, इंडियंस का रोल भी मिडल ईस्ट में पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया यूएई में नहीं था, तो चीजें बिल्कुल डिफरेंट थी। लेकिन अभी ये पिछले 10-15 सालों में चीजें बिल्कुल बदल के आ गई हैं, सामने आ गई हैं, और बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन, जिस तरह ये फ्री फ्लो ऑफ गुड्स मूव जो है वो हुआ, आइडियाज हुआ है, और जो है वो लोगों का फ्री फ्लो हुआ है, बहुत सारी चीजें बदली हैं। और फिर जिस तरह आप कहते हैं ना, इंडिया यूएई की जो मिलिट्री लेवल की पार्टनरशिप है वो भी बड़ी जबरदस्त है। आपको पता है कि रिसेंटली इंडियन आर्मी चीफ जो थे उन्होंने विजिट भी किया, सऊदी अरब का भी किया और यूएई का भी किया था। सो इंडिया, फिर यूएई की जो हाई लेवल लीडरशिप है वो भी इंडिया आई है। और नरेंद्र मोदी का यूएई में जाना क्या वैल्यू रखता है। ये 5 अगस्त 2019 नरेंद्र मोदी ने विजिट किया तो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन ये जो जैद साहब हैं, इन्होंने उनको हार पहनाया और हाईएस्ट जो यूएई का जो अवार्ड था वो दिया। अब पाकिस्तान में यहाँ पे बड़ी जो है वो शोर मच गया कि जनाब ये क्या बात हुई कि आप जो है वो नरेंद्र मोदी को हार पहनाते हैं। यूएई ने कहा जी कि हम तो जम्मू एंड कश्मीर में इन्वेस्ट करेंगे। मजाल है को पाकिस्तान से किसी ने बात की, मैंने इस पे बड़ा बोला था मैं। अब जो अगर आप देखें कि जो नरेंद्र मोदी है और जयशंकर जो हैं, उन्होंने जिस तरह की जान डाली है इंडिया यूएई ताल्लुकात के अंदर, इसके लिए पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम पैदा हो गई है। कुछ यूँ है कि बस अंधेरे में अपने हाथ पांव हिला रहे हैं और हमें कुछ समझ नहीं आ रही, और इस वजह से हमारी अब कोई पॉलिसी रही नहीं। सच्ची बात तो ये है कश्मीर पे, ये दुख की बात है। इसमें मैं इस हुकूमत को ठीक है, ये जो इनका एक किस्म का कैजुअल एक अप्रोच रही है कश्मीर के हवाले से, वो तो इनको अब सारी ज़िंदगी हॉन्ट करेगी। लेकिन पिछली हुकूमतों ने भी अपना अपना पूरा इसमें डाला है हिस्सा, हमारी कश्मीर की जो पॉलिसी है उसको कमज़ोर करने में। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या आप एकतरफ़ा तौर पे हर चीज़ दे देंगे भारत को? और अब तो यहाँ अब अगर ये हालात हो गए हैं कि मुसलमान ममालिक MOUs साइन कर रहे हैं भारत के साथ, और फिर अगर आप देखेंगे कि कुछ आने वाले महीने सालों में कुछ बईद नहीं है कि वहाँ पे UAE की कॉन्सुलेट भी खुल जाए, ईरान भी अपनी कॉन्सुलेट वहाँ खोल ले, कुछ पता नहीं है। अगर हमारी सफारतकारी पे का ये हाल है कश्मीर के मामले को लेकर, तो फिर आप किसी चीज़ की भी तवक्को रख सकते हैं कि ये भी हो सकता है। मैं तो बिल्कुल अब जो है इस बारे में मुझे तो अब परेशानी सी लाहक हो गई है। बाकायदा तौर पर एक जो ऑफिशियली आप कह लें, बाकायदा तौर पर जो पाकिस्तान से एक तालिबान की तरफ से मुतालबा था वो ये था कि पाक अफगान सरहद 2200 किलोमीटर से ज़्यादा पर बाढ़ लग चुकी है, उसको हटा दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। ये बहुत बड़ी खबर है। और क्या ये पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान जो मामलात हैं, क्या उसको ये मुतासिर कर सकता है, ये इतना बड़ा इनकार? ये बहुत बड़ा सवाल है भाई। अगर पाकिस्तान में कल खुदा ना खास्ता हमले होते हैं, हम किस मुंह से दुनिया के पास जाकर कहेंगे कि ये तालिबान ने हमारे साथ ये किया है? दुनिया तो कहेगी कि जी आपने खुद किया है, आप खुद भुगते हैं। नोटू दिए हैं तो हमने इनके बंदे लिए हैं ना। देखो, हम या तो बंदे देने के नोटू लेते हैं या बंदे लेने के नोटू लेते हैं। पाकिस्तान को पहले जो तहफ़्फ़ुज़ात थे अफगानिस्तान से, आज भी वही तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज भी हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है।
नमस्कार दोस्तों, अब आप सबको पता होगा कि इंडिया और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो ड्यूरल लाइन है वो अफगानिस्तान के लोग नहीं मानते, तालिबान नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? मैंने पिछले दिनों एक डिटेल में एक वीडियो देखा, डिटेल में थोड़ा पढ़ा, तब मुझे पता चला कि मुझे ये पता था कि वो नहीं मानते। उनके कुछ लोग यहाँ रहते, मतलब जो पख्तून है वो अच्छे खासे लोग अफगानिस्तान में और पख्तून पाकिस्तान में भी है। लेकिन उसके बाद मुझे थोड़ा डिटेल में जब देखा तब पता चला कि अंग्रेज जो इंडिया में थे, रशिया उन पर इन्वेट ना कर दी, इसलिए एक बफर स्टेट बनाया था, या फिर कहे कि अब एक बफर स्टेट पर एक काम करता था अफगानिस्तान। तो अब इंडिया पर तो यूके का शासन चल रहा था, इंडिया की बॉर्डर कहाँ तक होगी? तो ये उन्होंने ड्रॉ करने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर दी और जिसको बोल दिया ड्यूरल लाइन। अब उस ड्यूरल लाइन उन्होंने जो ड्रॉ की उसमें ऐसी सिचुएशन हो गई कि कुछ पख्तून ऊपर रह गए, कुछ पख्तून नीचे रह गए। अब मान लीजिए अंग्रेज चले गए तो फिर उनको एक मौका दिया जाना चाहिए था कि भाई आप अपना एरिया ठीक से फिर से ड्रॉ कर लो, लेकिन ये मौका नहीं दिया गया उनको। पाकिस्तान आज भी कहता है कि भाई आप इसको मान लीजिए, बहुत ही पोलाइटली कहता है, लेकिन तालिबान इसको मानने को तैयार नहीं, और आज नहीं तो कल वो पख्तून वाला एरिया अफगानिस्तान कब्जा करके ही रहेगा। और इसीलिए जब पाकिस्तान वो बाढ़ बनाने की ट्राई करता है ड्यूरल लाइन पर, अफगानिस्तान मानने से मना कर देता है। कई बार तो कई लोगों को ठोक भी दिया है। के साथ ये वीडियो शुरू करता है। अब पाकिस्तान ने बड़ा मुतालबा मानने से इनकार कर दिया है। तालिबान का बहुत बड़ा जो मुतालबा था वो मानने से इनकार किया है। बाकायदा तौर पर एक जो ऑफिशियली आप कह लें, बाकायदा तौर पर जो पाकिस्तान से एक तालिबान की तरफ से मुतालबा था वो ये था कि पाक अफगान सरहद उसको खोल दिया। यानी खोलने से मुराद ये कि जो बाढ़ है ये 2700 किलोमीटर की जो सरहद है, इस पर 2200 किलोमीटर से ज़्यादा पर बाढ़ लग चुकी है, उसको हटा दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, जहां मर्जी से लोग आए जाएं। पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया है। बाकायदा वज़ीर दाखिला ने कह दिया ये किसी सूरत मुमकिन नहीं है। इसकी वजह उन्होंने क्या बताई है, इसकी तफसील क्या है, ये बहुत बड़ी खबर है। और क्या ये पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान जो मामलात हैं, क्या उसको ये मुतासिर कर सकता है ये इतना बड़ा इनकार? ये बहुत बड़ा सवाल है। बहरान हो रहा हो चीन, यानी खुराक का भी, क्योंकि वहाँ पर हालात अगर ख़राब होते हैं खुदा न खास्ता, तो जाहिर है कि फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ी होगी और वहाँ पर फिर हर चीज़ स्मगल होकर वहाँ कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, यहाँ से जाएगी, उससे पाकिस्तान को बड़ा नुकसान है। इससे भी बढ़कर दहशतगर्दी, यानी बाढ़ हटा दें तो कोई भी आ जाए वहाँ से, अलकायदा, TTP। अभी हाल ही में आपने देखा कि फिर हमला हुआ पाक अफगान सरहद पर, उसमें हमारे फ़ौजी जवान शहीद हुए। ये तो अफगान हुकूमत भी ये कहा करती थी, बाकायदा तौर पर जो वहाँ पर फ़ौजी थे अफगान फ़ौज के, वो फायरिंग करते थे, फैसिलिटेट करते थे दहशतगर्दों को। डॉक्टर नाजिर महमूद साहब क्या कहेंगे आप? जी, ये मेरे ख्याल में बड़ा ख़तरनाक स्टेटमेंट है पाकिस्तान के लिए। इसका मतलब ये है कि तालिबान पीछे हट रहे हैं और वो जो हमें तवक्का थी कि वो TTP के बारे में बहुत वाज़ेह पॉलिसी अपनाएंगे, उन्होंने फिर गोलमोल पॉलिसी अपना ली है। और ये याद रखनी चाहिए हमें बात कि तालिबान चाहे वहाँ के हों या यहाँ के हों, ये असल में बुनियादी तौर पर जिहादी ग्रुप हैं। और जिहादी ग्रुप का अगर अफगानिस्तान पर कब्जा हो चुका है तो वो लामहला अब नहीं तो बाद में चाहेंगे कि वो जिहादी नैरेटिव आगे चले, जिसका पाकिस्तान को नुकसान होगा। और पाकिस्तान को जुनैरा में बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत मोहतात चलने की ज़रूरत है। अब ये सूरत हाल है कि हम मोहतात बिल्कुल नहीं है। हमारे तमाम वज़रा, हत्ता कि आज जो है वो अमेरिका में जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं वो वहाँ पर तालिबान की वकालत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी तालिबान के बारे में दुनिया को अपना रवैया बदलना चाहिए। शेख रशीद साहब भी यही कह रहे हैं, मुईद यूसुफ यही कह रहे हैं। भाई अगर पाकिस्तान में कल खुदा न खास्ता हमले होते हैं, हम किस मुंह से दुनिया के पास जाकर कहेंगे कि ये तालिबान ने हमारे साथ ये किया है? दुनिया तो कहेगी कि जी आपने खुद किया है, आप खुद भुगतें। तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये हम इस तरह से दुनिया में वकालत तालिबान की ना करें, खामोश रहें। अगर कुछ ओपनली नहीं कह सकते तो खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। देखें हालात किस तरह से अनफोल्ड होते हैं, तालिबान के रवैये को देखें और फिर बात करें। वो किसी न किसी तरह तालिबान के ज़ेर असर ही रहे हैं पिछले 20 साल में। काबुल निकाल के जो पाकिस्तान की सरहद के करीब पश्तून इलाका है वो काफ़ी तालिबान के ज़ेर असर रहा है। अब ये लोग कोई फ़ज़ा से तो एकदम नाज़िल नहीं हुए कि आके इन्होंने इक़्तिदार संभाल लिया है या 75,000 की फ़ौज बना ली है। ये इन इलाकों में पहले से मौजूद थे, ये इलाके इनके ज़ेर असर थे। सब जानते हैं कि काबुल से 100 किलोमीटर दूर तालिबान की चेक पोस्ट भी हुआ करती थी, एक खामोश अंडरस्टैंडिंग थी। मुझे लगता है कि ये कोई गवर्नमेंट बनने के बाद भी उनकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। मैंने कहा यार इतनी मोहब्बत कहां से आ गई पाकिस्तान पे कि दे दिए। तो भाईजान ये नोटू हमें मिल रहे हैं और ये नोटू हमें और भी देंगे। दूसरी बात ये है कि ये नोटू दिए हैं तो हमने इनके बंदे लिए हैं ना। देखो हम या तो बंदे देने के नोटू लेते हैं या बंदे लेने के नोटू लेते हैं। अब इन्होंने अपने बंदे हमें दिए हैं कि यार इनको कुछ अरसे के लिए रखो।
नहीं तो हम ऐसे ही फोकट में कोई काम नहीं करते भाई। आपने क्या समझ लिया, हम बाल की जूं मार के नहीं देते, ना वो हमें कुछ विदाउट फेवर देते हैं, ना हम उन्हें कोई विदाउट फेवर देते हैं। तो अच्छी नेगोशिएशन है। अच्छा, अब यहां पर नेक्स्ट स्टेप ये है कि IMF ने भी पैसा दे दिया, सीपेक में भी सरमायाकारी आ गई, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हो गई, रिकॉर्ड रेमिटेंस हो गई। दाल यार 200 रुपए किलो से ज्यादा क्यों बिक रही है, ये समझ में नहीं आ रहा। फल सब्जियां इतनी महंगी क्यों मिल रही हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। जब मैं लेने के लिए जाता हूं सब्जियां, फल हैं, तरकारी वगैरह, तो मैं हैरान हो जाता हूं कि यार चीजों की कीमतें इतनी ज्यादा हैं, तो पैसे सारी दुनिया दे रही है हमें डॉलरों की बारिश हो रही है, हमारा GDP, PDP, SDP, DBT सब कुछ बढ़ रहा है, हमारा BP भी बढ़ रहा है, हाँ, हमारा शुगर भी बढ़ रहा है, सही है, लेकिन जो है वो ये फल सब्जियां सस्ती नहीं हो रही। तो फाजिल वजीर ने बताया कि देखें महंगाई जो है ना वो अच्छी है, इससे किसान को फायदा हो रहा है। लेकिन वो एक चीज आपसे मैंने ये पूछनी थी कि दालें तो पाकिस्तान में है ही नहीं। आई लाइक फवाद चौधरी, बड़ा हम्बल आदमी है, अल्लाह ताला दोबारा से आजी इंकसारी का मौका देगा, वक्त तो बदलते रहते हैं। आपको पता है कि मुशर्रफ साहब के साथ अच्छा इन्होंने दौर गुजारा, मुशर्रफ साहब के स्पोक्स पर्सन थे फवाद चौधरी साहब। यार मुशर्रफ साहब तो खिलाफ नहीं थे तालिबान वगैरह के, है ना, तो तब फवाद चौधरी साहब तालिबान के बारे में क्या कहते, तेरी नौकरी बचा के रखनी है भाईजान मैंने अपनी, छोड़ो यार। फिर उसके बाद पीपल पार्टी के साथ भी रहे, गिलानी साहब के माविन भी रहे, फिर उसके बाद PTI में भी आ गए। यार किस्मत हो तो है। पाकिस्तान को पहले जो तहफ़्फ़ुज़ात थे अफगानिस्तान से, आज भी वही तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज भी हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। हालिया जो पिछले दिनों वाक़यात हुए हैं जिनकी जिम्मेदारी TTP ने कबूल भी की। इशू ये है हमारे लिए जो आपने पॉइंट आउट किया कि UN सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट आई है 26 जुलाई को, 12,000 बैरूनी दहशतगर्द अफगानिस्तान में मौजूद है, जिसमें अक्सरियत यानी कि 6,000 या 6,500 TTP के हैं जो पाकिस्तान दुश्मन तंजीम है। उसके अलावा दाइश भी है, अलकायदा भी है, चीन दुश्मन भी है, रूस और उज़्बेक दुश्मन भी है। लेकिन हमें कंसर्न है कि ये TTP जो माजी में एक हथियार था हिंदुस्तान का, अब उस पर लगाम लगाएगी। जो मैं इंडियन पॉलिसी देख रहा हूँ, जो इंडो अमेरिकन रिलेशनशिप को मैं देख रहा हूँ, जिस तरह वो पाकिस्तान के इदारों को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं, उसमें हमारी अपनी गलतियां हैं। तो अल्टीमेटली वो तबाही आके उस जगह पर आ जाएगी कि हमें जाकर एक अमेरिकन की सपोर्ट के साथ उन टर्म्स पे हमें शायद फैसले करने पड़े जहां पर हम अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट कराएं। और मेरा ख्याल है कि वो इंडिया की हेजेमनी चाहते हैं। को फिर से दो लख्त करने की साजिश है। अच्छा, ये जो फिर से का लफ्ज़ है ये इशारा है 71 की तरफ। पाकिस्तान इस वक्त ख़तरे में है। पाकिस्तान के दुश्मन जो इंडिया का जो चीफ है उसने जो पहला दौरा ही किया है, उसने मकबूजा कश्मीर में उसने कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से दरअंदाजी हो रही है और हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। फ़िज़ाइया को तय रहने को हुक्म दे दिया गया है। वहाँ पे जो है इस वक्त किसी वक्त भी उन्होंने कहा जंग हो सकती है। श्रीलंका और पाकिस्तान दो ऐसे मुल्क थे जो कि इंडिया की और हेजेमनी को एक्सेप्ट नहीं करते थे साउथ ईस्ट एशिया में, और दोनों शदीद मुश्किलात में हैं। वो हमारे इसी चीज़ का इंतज़ार करें कि यहाँ सिविल वार हो और वो पाकिस्तान की फ़ौज को अंगेज करके पाकिस्तान को उन्होंने वाज़ह कहा कि वज़ीर दिफा ने ऐलान कर दिया कि हम आज़ाद के शिविर में दाखिल हो जाएंगे। वो हमें इस जगह पर ले जाएंगे कि वो हमसे इंडिया के साथ एग्रीमेंट करवाएंगे उन टर्म्स पर जो पास में हम नहीं करते रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अब मान लीजिए कि दो आस-पास में कंट्री है, एक बड़ा कंट्री, एक छोटा कंट्री है। तो छोटा कंट्री ज्यादातर ऐसा होता है कि वो बड़े कंट्री को फॉलो करता है। उसका मतलब ये नहीं होता कि वो छोटा कंट्री बड़े कंट्री का गुलाम हो गया या फिर इस टाइप की कोई सिचुएशन हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बात दरअसल यहाँ पर ये हो रही है कि भाई पाकिस्तान ये चाहता है कि भाई इंडिया इस एरिया में पुलिसमैन ना बन जाए। अब पता नहीं ये लॉजिक उनको क्यों मतलब लग रहा है। बेसिक एक सिचुएशन ऐसी लग रही है कि उनको भारत के प्रति, हिंदुओं के प्रति जो एक नफरत है जो पहले से चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है, और दूसरा कि उनके बेस में ऐसा है, उनको पढ़ा यही जाता है। तो ये लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हमें इंडिया की पॉलिसी या फिर इंडिया के साथ मिलकर हमें चलना होगा और उसमें बड़ा भाई भारत होगा। कैसे वो सह पाए?
क्योंकि उनको वही है अभी तक, वो ये भूल जाते हैं कि वो कन्वर्टेड है। उनको यही कि बस ये मुगल वाला और ये सारी चीजें उनको दिमाग में घूमती रहती है। कहने का मतलब ये है कि आज नहीं तो कल पाकिस्तान के पास ऐसी सिचुएशन आएगी कि अमेरिका कहेगा कि भाई अगर आपको हमारे साथ धंधा करना है, अगर आपको हमारे पास से एड चाहिए, भीख चाहिए, तो आपको इंडिया जैसा कहता है वैसा आपको बिहेव करना पड़ेगा। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आज नहीं तो कल। इसके साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा सबसे अहम चीज जो हम गुज़श्ता 1 साल से कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त डिसीजन मेकिंग सूरत में है। मोहम्मद बिन सलमान जैसा बंदा कहता है कि हम किसी और तरफ जा सकते हैं ऑयल के बेचने के लिए। पाकिस्तान को क्योंकि 2 ग्रुप बराबर सामने आ चुके हुए हैं, 2 इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम सामने आ चुके हैं, पाकिस्तान के लिए फायदेमंद सिस्टम कौन सा रहेगा स्विच ऑन करने के लिए? देखिए, बात यह है औरिया साहब कि जो ग्रुप दूसरा वाला है जिसको रशियन और चाइनीज कहते हैं, या इसको दूसरा आप समझ लें कि रशियन या ये ग्रुप, अगर मुझसे आप आइडियोलॉजिकली पूछें तो मैं कहूँगा कि ये हमारे लिए वो बेहतर है। मगर एक चीज होती है आइडियोलॉजी और एक चीज होती है जमीनी हकायक। जमीनी हकायक, जमीनी हकायक ये कहते हैं कि आपको मजबूरी में वेस्ट के साथ ही चलना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि आप डिपेंडेंट हैं एक्सपोर्ट पर, और एक्सपोर्ट सिर्फ गुड्स की नहीं है बल्कि मैन पावर की भी है। तो एक्सपोर्ट मैन पावर की भी जो है वो भी वेस्ट के अलाइज हैं और गुड्स के भी हैं वेस्ट के अलाइज हैं। जाना हमें वेस्टर्न साइड पे ही जरूरत पड़ेगा, चाहे हमें अच्छा लगे या बुरा लगे। ठीक, तो इसकी क्या कीमत अदा करनी होगी हमें? जी, इसकी कीमत देखिए, कीमत तो मेरा ख्याल है मकबूल जान साहब, कीमत हमने दे दी है। मगर मुझे जो खौफ है वो ये है कि हमें 2 कीमतें और देनी पड़ेंगी। मुझे जो हालात नजर आ रहे हैं, मुझे 2 कीमतें और देने वाली शक्ल नजर आ रही है। वो हमें इस जगह पर ले जाएंगे कि वो हमसे इंडिया के साथ एग्रीमेंट करवाएंगे उन टर्म्स पर जो पास में हम नहीं करते रहे हैं। ये मैं जो मैं तजिया देख रहा हूँ, जो मैं इंडियन पॉलिसी देख रहा हूँ, जो इंडो अमेरिकन रिलेशनशिप को मैं देख रहा हूँ, जिस तरह वो पाकिस्तान के इदारों को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं, उसमें हमारी अपनी गलतियां हैं। तो अल्टीमेटली वो तबाही आके उस जगह पर आ जाएगी कि हमें जाकर एक अमेरिकन की सपोर्ट के साथ उन टर्म्स पे हमें शायद फैसले करने पड़े जहां पर हम अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट कराएं। और मेरा ख्याल है कि वो इंडिया की हेजेमनी चाहते हैं। देखिए मकबूल साहब, आप ये गौर करें कि श्रीलंका और पाकिस्तान 2 ऐसे मुल्क थे जो कि इंडिया की और हेजेमनी को एक्सेप्ट नहीं करते थे साउथ ईस्ट एशिया में, और दोनों शदीद मुश्किलात में हैं। ठीक है, और ये उनका अपना कसूर है या किसी ने करवाया है, वो बात की बात है। मगर ये रियलिटी है कि इंडिया और बांग्लादेश की इकनॉमी बहुत मजबूत है और हमारी और श्रीलंका की इकनॉमी बहुत कमजोर हो गई है। तो हम माशी तौर पर उस जगह पर आके खड़े हो गए हैं कि हमें शायद इंडिया की हेजेमनी को एक्सेप्ट करना पड़े। आज वो रिजाइन भी कर गए ना, श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर रिजाइन भी कर गया आज को 2-3 घंटे पहले। लेकिन श्रीलंका जो है, जिस तरीके से उसने IMF को खैरबाद कहा और जिस तरीके से चीन पर रिलाई किया, ठीक, दूसरी वो हमसे इसराइल को तस्लीम करवाएंगे। अच्छा, तीसरा वो हमसे हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को मतलब उसको प्रोग्राम को मतलब कम से कम मैनेज करना या उसको मॉनिटर करने की पावर लेंगे। ये चीज ये तो शबरदार साहब, ये तीनों चीजें हैं जो कि हुसैन हक्कानी के उस खत के अंदर मौजूद थी कि हम आपको एक जॉइंट मॉनिटरिंग दे देंगे, हम इंडिया के साथ तल्लुकात ठीक कर लेंगे। और इजराइल तो बस दूर दराज की सोच है, वो जब सऊदी अरब करेगा तो फिर देखी जाएगी क्या होगा। लेकिन ये 2 तो अहम चीजें नजर आती हैं शबरदार साहब। देखिए, बात ये है कि ये मैंने हुसैन हक्कानी ये बात मैंने हुसैन हक्कानी के उसकी बुनियाद पे नहीं कही है। पहले हमने अपने इन बदअमालियों से और सियासी इख्तलाफ को दुश्मनी में बदल के पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं। अल्लाह ना करे अब दोबारा इसके 4 टुकड़े कहीं ना कर दें अपने हाथों से। तो सियासतदानों को लड़ाई के बजाय रहनुमाई करनी चाहिए। इमरान खान साहब को जो है इसको जो 20 मई को कॉल दी है, ये बड़ी ख़तरनाक भी हो सकती है, मुल्क में बहुत बड़ा इंतशार भी पैदा हो सकता है। ये वही इराक़, शाम, मिस्र और लीबिया वाली तारीख दोहराई जा रही है। वहाँ भी पहले अपने उनके इदारों के ख़िलाफ़ अवाम को
लड़ाया और उसके बाद नतीजा क्या निकला उन मुल्कों का हाल आपके सामने है। खुदा न करे कल पाकिस्तान का भी यही हाल हो। आवाम को भी चाहिए अपने अदारों को, जब तक फ़ौज है पाकिस्तान है, पाकिस्तान से हमें, और पाकिस्तान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के लिए हमारे फ़ौजी जान कुर्बान कर रहे हैं और हम जो है अपना इत्तेहाद जो है बरकरार नहीं रख रहे, अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ शोले उगर रहे हैं। मैं सियासतदानों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो खुदा के लिए, पाकिस्तान इस वक्त ख़तरे में है। पाकिस्तान के दुश्मन जो इंडिया का जो चीफ है उसने जो पहला दौरा ही किया है, उसने मकबूजा कश्मीर में उसने कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से दरअंदाजी हो रही है और हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। फ़िज़ाइया को तय रहने को हुक्म दे दिया गया है। वहाँ पे जो है इस वक्त किसी वक्त भी उन्होंने कहा कि जंग हो सकती है, तो वो हमारे इसी चीज़ का इंतज़ार करें कि यहाँ सिविल वार हो और वो पाकिस्तान की फ़ौज को इंगेज करके पाकिस्तान को उन्होंने वाज़ह कहा कि वज़ीर दिफा ने ऐलान कर दिया कि हम आज़ाद कश्मीर में दाखिल हो जाएंगे। अभी भी हम होश के नाखन नहीं लेंगे तो कब लेंगे? खुदा के लिए मुल्क को बचाएं। बाकी जैसी चीज़ें आने जानी है, सख्ती खिलाफ को दुश्मनी में न बदलें और फ़ौज को, हमारी पाक फ़ौज है, इसके पीछे हम दीवार बन के खड़े हों और दुश्मन को पता चले यही इत्तेहाद ये तोड़ना चाहते हैं। उनके टारगेट एक पाकिस्तानी फ़ौज है। $375 मिलियन में भारत से फिलिपाइन ने मिसाइल सिस्टम खरीदने का ऐलान किया है, जिसके लिए 2017 से कोशिश हो रही थी और भारत ने भरामूस और दीगर जो उनके मिसाइल्स हैं वो फिलिपाइन को देने का ऐलान किया है। चीन के जितने भी मुखालिफ ममालिक हैं, भारत उनके साथ ताल्लुकात बना रहा है। तो इस मिसाइल की जितनी भी प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, कंपोजिंग है और उसके बाद एक्सपोर्ट भी है, वो भी इंडिया खुद कर रहा है। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की। डेफिनेटली इंटरनेशनल मार्केट पर भी एक पॉजिटिव इमेज जाएगा। परचेज कर लिया है, जैसे कि हमेशा से इंडिया जो है बहुत ही अक्लमंदाना फैसले करता आया है। वो ये नहीं चाहते हैं कि वो जो है ना किसी के ऊपर डिपेंड करें। उन्होंने परचेज कर लिया, उनसे बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। अब वो इसके जो है ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो उनके पास होगा तो दूसरे कंट्रीज को जो है एक डर होगा कि क्या वजह है कि भारत में 5000 से ज्यादा डैम कहा जाता है और पाकिस्तान में कोई डैम बनाने का एक मसला पड़ जाता है, अजाब आ जाता है। वो बहुत और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू जो है वो बन रही है। और मांगने वहां पहुंच जाते हैं, दे रहा से किया रहा है खुदा, शर्म भी नहीं आती हमें, और हमें एटमी कुव्वत है और मांगने के लिए कशकोल लेके फिर रहे होते हैं। बड़ी अचीवमेंट है। इससे अब उनके वजह से जो है डर रहेगा कि अगर हैंकी फैंकी कोई की तो इंडिया जो है वो ये चीज कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, अब जैसे चाइना जो है वो पाकिस्तान को मदद करता था, मतलब बिंदास मदद करता है, आज भी करता है, और हालांकि अब तो वो जो फ्रीक्वेंसी थी वो कम हो गई, क्योंकि उसको चाइना को लगता था कि एक बार पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो वो हमेशा के लिए इंडिया को एंगेज रखेगा। लेकिन पाकिस्तान को खुद भारत ने इतना अनस्टेबल कर दिया है कि वो अपनी कैपेसिटी में रहा नहीं है। लेकिन अगर आप देखो इंडिया, तो इंडिया चाइना के आसपास अच्छा खासा यहाँ पर घुस चुका है, चाहे वो फिलीपींस हो, चाहे वो वियतनाम हो। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि तकरीबन $400 मिलियन के आसपास की मिसाइल्स जो है इंडिया फिलीपींस को बेच रहा है, और वो शायद जा चुकी है या फिर अब कुछ ही समय में उसको डिलीवर कर दिया जाएगा। मतलब ये देखने वाली बात है कि चाइना के आसपास के कंट्री जो डरा करते थे, अब उनके पास कोई ना कोई ताकत आ रही है जिससे वो डिफेंड कर पाएंगे खुद को, कहने का। और ये चीजें डराती है। चाइना को भी लगता है कि भाई जो हमारी हेजेमनी थी साउथ एशिया के अंदर, साउथ चाइना सी के अंदर, वो थोड़ी थोड़ी कम होती दिख रही है। और इन सारे कंट्रीज आसपास के, उनको मोरल सपोर्ट तो इंडिया का होता ही होता है। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। खबर है ये फिलिपाइन और भारत के ताल्लुकात के हवाले से है। रॉयटर्स ने दावा किया है, रिपोर्ट दी है कि $375 मिलियन में भारत से फिलिपाइन ने मिसाइल सिस्टम खरीदने का ऐलान किया है, जिसके लिए 2017 से कोशिश हो रही थी और भारत ने भरामूस और दीगर जो उनके मिसाइल्स हैं वो फिलिपाइन को देने का ऐलान किया है। चीन के जितने भी मुखालिफ ममालिक हैं, भारत उनके साथ ताल्लुकात बना रहा है ताकि साउथ चाइना सी के अंदर भारत चीन के खिलाफ है जो बागी हैं उनकी कमान कर सके। कहा जाता है कि थाईलैंड को, फिलिपाइन को और दीगर मुल्कों को भारत इसलिए सपोर्ट कर रहा है ताकि चाइना पर सबकत ले सके। खबर है ये कि ब्रह्मोस मिसाइल जो इंडिया और रशिया का कंबाइंड
था उसको परचेज़ कर लिया गया है फिलीपींस की तरफ से $374 मिलियन में, जिसका 51% शेयर जो है वो इंडिया की तरफ जाएगा और 49% शेयर रशिया के पास होगा। इसके अलावा अगर हम मज़ीद बात करें तो इस मिसाइल की जितनी भी प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, कंपोजिंग है और उसके बाद एक्सपोर्ट भी है, वो भी इंडिया खुद कर रहा है। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की। डेफिनेटली इंटरनेशनल मार्केट पर भी एक पॉजिटिव इमेज जाएगा। जो परचेज कर लिया है, जैसे कि हमेशा से इंडिया जो है बहुत ही अक्लमंदाना फैसले करता आया है। वो ये नहीं चाहते हैं कि वो जो है ना किसी के ऊपर डिपेंड करें। उन्होंने परचेज़ कर लिया, उनसे बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। अब वो इसके जो है ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो उनके पास होगा तो दूसरे कंट्रीज़ को जो है एक डर होगा, जैसे कि एटॉमिक बॉम्ब का डर रहता है सबको कि इनके पास है, ये कभी भी हमने ऊंची नीची की, हैंकी फैंकी की तो ये कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह इस चीज़ का भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हुई है, जो अचीवमेंट की है इंडिया ने, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इससे अब उनके वजह से जो है डर रहेगा कि अगर हैंकी फैंकी कोई की तो इंडिया जो है वो ये चीज़ कर सकता है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। अच्छा, इंडिया की ये जो मिसाइल की हम बात करें ब्रह्मोस की, इसकी मैन्युफैक्चरिंग, कंपोजिंग और उसके बाद एक्सपोर्ट भी इंडिया खुद करेगा फिलिपिन को। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लगता है इंटरनेशनल मार्केट किस तरीके से देखेगी इस चीज़ को, इटसेल्फ इंडिया की लेबर को, इंडिया को कितना फ़ायदा होगा, क्या लगता है, क्या इमेज रखती है आप? इंडिया की इमेज जो है वो बहुत ही अच्छी और अपग्रेड हो जाएगी और मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन अगर वो अपनी ही मेड इन इंडिया करने लगेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू जो है वो बन रही है और ये एक और अचीवमेंट उनकी इन अचीवमेंट्स में शामिल हो गई है। तो हम लोग उनको बहुत ही अच्छा तरह कहते हैं कि बेस्ट ऑफ लक और ये और भी ज़्यादा अचीवमेंट्स करें और उनकी इमेज जो जाएगी अब बाकी कंट्रीज में या दुनिया भर में वो बहुत ही आला और अच्छी होगी। और भाषा डैम जो इस दौरान, इस हुकूमत के दौरान उनके लिए चंदा जमा किया गया और शुरू किए गए, लेकिन मोमन डैम 20 साल के बाद शुरू किया गया, इतना गैप आया बीच में। तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि पाकिस्तान की डैम्स की सूरत हाल क्या है। और इसके बरक्स भारत में कहा जाता है कि कुछ 5000 के करीब डैम्स हैं और बड़ा ही एक जबरदस्त निजाम है। आप ऐसे इलाकों में डैम बना रहे हैं जो आपके इलाके ही नहीं है। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं, भाषा डैम ही इसलिए मैंने पिक किया कि भाषा डैम तो 20 साल पहले बनाने की बात हुई थी। जनरल मुशर्रफ का ये सबसे बड़ा जो है वो प्रोजेक्ट था, तो जनरल मुशर्रफ को फाइनेंसिंग क्यों नहीं मिली थी? वर्ल्ड बैंक ने और IMF ने और जितने दूसरे एशिया बैंक ने जो भी कहीं लेंड कर सकते हैं, लोनिंग कर सकते हैं, IMF तो मेरे ख्याल में इस पे करता नहीं, आई एम नॉट श्योर, लेकिन जो कर सकते हैं जिसमें वर्ल्ड बैंक नंबर 1 था और बैंक एशियन बैंक था, उन्होंने ये कहा कि हम आपको पैसे इसलिए नहीं दे सकते कि ये जो डैम आप बना रहे हैं ये डिस्प्यूटेड एरिया में। अब गलगित बल्तिस्तान जो है 2006 की बात कर रहा हूं, आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, उन्होंने क्लियरली कह दिया कि ये जो है डिस्प्यूटेड एरिया, आप ये रिजॉल्व करें, पैसे ले जाएं। मुशर्रफ को जाहिर है उस वक्त ये प्रोग्राम ड्रॉप करना पड़ा चूंकि जाहिर है फाइनेंसिंग नहीं हो रही थी। उसके बाद जाके दोबारा जो है इमरान खान के दौर में इन्होंने जो है वो वर्ल्ड बैंक से, एशियन बैंक से, सारे इदारों से रब्ता किया, उन्होंने मना कर दिया और ये एक बहुत बड़ी स्ट्रगल रही है 6 साल में, जिसमें कि इमरान खान से पहले भी जो है वो नवाज शरीफ दौर के में भी जो है उन्होंने मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन से रब्ता किया और उनका यही जवाब था कि ये डिस्प्यूटेड एरिया में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, जिसका मतलब ये है कि आप जो है वो कश्मीर इशू, चूँकि गलगित बल्तिस्तान कश्मीर इशू के साथ जुड़ा हुआ था, तो इसको रिजॉल्व करें। 2020 में जाके तो चाइना ने इस पे एग्री किया कि हम आपको देते हैं पैसे 2020 में। अब आप जरा इसमें देखें कि चाइना ने क्यों एग्री किया। इसलिए कि जाहिर है चाइना से ज्यादा कौन जानता है कि ये डिस्प्यूटेड एरिया है, चाइना के तो बिल्कुल ही बगल के नीचे। हम दोनों ही काम है हमारे, हम मैदान से दौड़े हुए भी हैं और रो रो के प्रोग्रामों में, जैसे अभी हम रो रहे हैं, वो जी अब क्या करें जी, अब उम्मत मुस्लिमा क्यों नहीं आ रही। दूसरी बात, जो ताकतवर है वो हमेशा उसका राज रहा है, मौजूद भी है, आइंदा भी ऐसा ही रहेगा। और ये जो है ना मुसलमानों की बात आप कर रहे हैं, ये बेचारे जो है ना, ये ऐसे ही बस कहने के लिए बहुत अच्छा है, मुस्लिम उम्मा यही हम फिरोख्त कर रहे हैं और मांगने वहां पहुंच जाते हैं, दे रहा सखिया राय खुदा।
शर्म भी नहीं आती हमें, और हमें एटमी कुव्वत है, अपने अल्लाह से बड़े एटमी कुव्वत है, और मांगने के लिए कशकोल लेके फिर रहे होते हैं। दूसरी बात, फिर उन्होंने हमारी इज्जत करनी है? उन्होंने हमारी इज्जत नहीं करनी, वही हमारे साथ सलूक करना है जो किसी भी मंगते के साथ होता है।